हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग रिपब्लिक। आप सभी लोगों का कोचिंग रिपब्लिक पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह, आपका प्रिंसिपल कोच। क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियोज, हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हमेशा क्लास क्लास की शुरुआत में मैं आप लोगों से खुद का ख्याल रखने के लिए बोलता हूं। अपना ख्याल रखें। आप अपने माता पिता के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, नियर एंड डियर वंस के लिए, फ्रेंड्स के लिए बेशकीमती हैं और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। इसलिए अपना ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आजकल मोबाइल पर स्क्रीन टाइम हम लोग बहुत ज्यादा व्यतीत करते हैं, तमाम ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करते हैं। इसलिए अपनी आंखों का ख्याल रखना आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आप प्लीज ब्लू कट लेंसेज का इस्तेमाल करें। अगर आप लोग चश्मा लगाते हैं तो पावर के ब्लू कट लेंसेज इस्तेमाल करें, अदरवाइज 0 नंबर के स्पेक्ट्स इस्तेमाल करें जो ब्लू कट लेंसेज वाले हैं। राइट। साथ ही आप में से कोई भी बच्चा हेडफोन लगाकर ये क्लास अटेंड ना करे। आप सभी लोग स्पीकर का इस्तेमाल करें। अगर स्पीकर की आवाज कम है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट एक्सटर्नल स्पीकर का प्रयोग कीजिए। समय बेशकीमती है, इसका मूल्य पहचानें। आज ही से पढ़ाई शुरू करें। क्लास है यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस की। एंशियंट हिस्ट्री हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं महाजनपदास की। राइट। तो महाजनपदास के बारे में शुरुआत की जाए इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। थोड़ा सा पीछे यानी कि ऋग्वैदिक काल और उसके बाद उत्तर वैदिक काल। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि ऋग्वैदिक काल के समय पर आर्यंस जो थे वो सीमित थे पंजाब तक। सप्त सिंध वाले रीजन में रहते थे। 2000 बीसी में हिंदुस्तान के अंदर पहली बार आए। 1500 बीसी तक लगातार वो आते रहे, एक के बाद एक के बाद एक जत्थों के रूप में। और 7 नदियों के इस प्रदेश में, जिसको सप्त सिंध वाले के नाम से जानते हैं, जिसमें 7 नदियां हुआ करती थी। सिंधु नदी, इसकी 5 सहायक नदियां और उसके अलावा सरस्वती नदी, जिनका जिक्र हम लोगों को मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद से ही हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अगर उस समय के एक्सटेंट की बात की जाए, ज्योग्राफी की बात की जाए, तो वो लगभग पंजाब प्रांत तक सीमित थे। उत्तर वैदिक काल में, जिसका कालक्रम माना जाता है कि शुरू हुआ लगभग 1000 बीसी के आसपास, तो उत्तर वैदिक काल में बेसिकली इन आर्यंस ने दक्षिण की तरफ और उसके बाद पूर्व की तरफ चलना शुरू किया। ठीक है, ईस्टवर्ड एंड साउथवर्ड। उत्तर वैदिक काल का जो लिटरेचर है उसमें हमें अरब सागर के बारे में भी जानकारी मिलती है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में भी जानकारी मिलती है, और उसके अलावा गंगा यमुना दोआब के जो मैदान है उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। यानी कि ऋग वैदिक आर्यन जो ऋग्वैदिक काल तक केवल पंजाब तक सीमित थे, अब वो लोग वहां से दक्षिण की तरफ आ चुके थे। क्योंकि ऋग्वेद में बेसिकली ना हमें विंध्याचल पर्वत का कहीं जिक्र मिलता, ना अरब सागर का कहीं जिक्र मिलता, ना गंगा यमुना दोआब के जो मैदान है इनका जिक्र मिलता। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो लोग इन जगहों से परिचित ही नहीं थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल के लोग, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड के जो लोग हैं बेसिकली, उन्होंने जो साहित्य लिखे उसमें इन सभी जगहों का जिक्र किया गया, यानी कि वो लोग यहां तक आ चुके थे। यानी कि इन आर्यनों का मूवमेंट शुरू हो चुका था दक्षिण की तरफ और इसके बाद पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है, उसमें एक कहानी लिखी हुई है जिससे यह पता चलता है कि आर्यनों के इस दक्षिणवर्ती और पूर्ववर्ती, साउथवर्ड्स और ईस्टवर्ड मूवमेंट में जो बहुत ज्यादा चीजें सहयोगी रही वो थी आयरन और आग। ठीक है, तो जिसकी मदद से वो लोग इन जंगलों को काट पाने में सफल हुए, जिसकी वजह से रास्ते में आने वाले खतरनाक जंगली जानवरों को मार देने में या उनको भगा देने में वो कामयाब हो पाए। और इस तरीके से जो आर्यन केवल पंजाब तक सीमित थे, अब उन्होंने अपने दक्षिण की तरफ चलना शुरू किया। वो लोग दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली के उत्तरी भाग में उन्होंने अपने जनपदों को स्थापित करना शुरू कर दिया। जैसे कि अगर मैं कुरु जनपद की बात करता हूं, जिसकी एक राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी और दूसरी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, यानी कि आपका दिल्ली हुआ करती थी। वहीं पर उन्होंने पूरब की तरफ चलना शुरू किया और आखिरकार वो यहां से बिहार के अंदर एंटर कर जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट बिहार में उन्होंने काफी अपने जनपद बनाए। अब बात आती है इकोनॉमी की, यानी कि अर्थव्यवस्था की।
तो जैसा मैंने आपको बताया, ऋग्वैदिक काल में जो हमारी इकोनॉमी हुआ करती थी वो किस पर हुआ करती थी? कैटल रियरिंग के ऊपर बेस्ड थी, यानी पशुचारण के ऊपर बेस्ड थी। लेटर वैदिक पीरियड में हम लोगों की इकोनॉमी किस चीज के ऊपर बेस्ड हो गई? एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड हो गई। अब लैंड को एक प्रॉपर्टी के तौर पर माना जाया करता था। घर का जो सबसे बड़ा मेल मेंबर हुआ करता था, जो हेड हुआ करता था फैमिली का, वो लैंड का ओनर हुआ करता था। और अब चूंकि हमारी इकोनॉमी निर्भर करती थी एग्रीकल्चर के ऊपर, और एग्रीकल्चर निर्भर करता है जमीन के ऊपर या फिर लैंड के ऊपर, इसी वजह से तो लैंड को प्रॉपर्टी काउंट किया जा रहा था। तो जिस आदमी के पास ज्यादा जमीन होती वो उतनी ही ज्यादा खेती कर पाता, और जो जितनी ज्यादा खेती कर पाता वो उतनी ही सरप्लस खेती कर पाता, यानी कि अधिशेष, अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज उगा पाता। और जरूरत से ज्यादा का जो अनाज था उसको मार्केट में बेचा जा सकता था। उस अनाज को मार्केट में बेचने के बाद क्या होता? उस अनाज को मार्केट में बेचने के बाद ज्यादा वेल्थ कमाई जा सकती थी, और उससे आदमी का आर्थिक स्तर बड़ा हो सकता था, राइट। उस ज्यादा वेल्थ में से कुछ हिस्सा राजा अपने टैक्स के तौर पर ले सकता था। उस टैक्स की मदद से राजा और ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को दे सकता था, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से और ज्यादा खेती की जा सकती थी। सिमिलरली राजा उस कलेक्ट किए हुए टैक्स की मदद से और ज्यादा बड़ी सेना रख सकता था, उनके लिए और अच्छे इक्विपमेंट्स को प्रयोग में ला सकता था, और उन सेना के द्वारा लड़े जाने वाले युद्धों की मदद से और ज्यादा जमीन पर कब्जा किया जा सकता था। यानी कि उत्तर वैदिक काल आते आते सारी लड़ाई, सारी जंग जमीन को लेकर होनी शुरू हो गई थी। जिसके पास ज्यादा जमीन उसके पास ज्यादा खेती, जिसके पास ज्यादा खेती उसके पास ज्यादा अधिशेष, ज्यादा सरप्लस खेती, जिसके पास ज्यादा सरप्लस खेती उसके पास ज्यादा वेल्थ, और जिसके पास ज्यादा वेल्थ उसकी ज्यादा मजबूत इकोनॉमी, उसकी ज्यादा सुदृढ़ इकोनॉमी, राइट। और जिसकी इकोनॉमी सुदृढ़ उसके पास प्रचुरता में सभी प्रकार के संसाधन हुआ करते थे, राइट। वो कहीं ज्यादा बेहतर जीवन जिया करते थे। तो ये चीजें शुरुआत होती है बेसिकली उत्तर वैदिक काल से। अब एक टर्मिनोलॉजी हम लोग यहां पर पढ़ते हैं जब भी हम अपने सिलेबस को देखते हैं, महाजनपद 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 महाजनपद। और मैं अक्सर ये बात करता हूं कि इन्हें महाजनपद क्यों बोलते हैं, पहले इस चीज को तो क्लियर करें हम लोग। पढ़ेंगे तो बाद में, जानेंगे तो बाद में, उन्हें समझने की कोशिश हम बाद में करेंगे। सबसे पहला जो बेसिक चीज है, जो मूल चीज है, ये समझना कि इनको हम लोग महाजनपद कहकर क्यों बुलाते हैं। केवल जनपद कहने से काम क्यों नहीं चल जाता? ठीक है, गांव कहने से काम क्यों नहीं चल जाता? कोई क्षेत्र कह लेने से काम क्यों नहीं चल जाता? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये एक्चुअली बहुत बड़े हुआ करते थे। वो बड़े क्यों हुआ करते थे? इस जंग में जो मैंने अभी आपके साथ यहां पर डिस्कस की, ज्यादा खेती करने की वजह से ज्यादा जमीन को हथियाने की होड़ मची हुई थी। सभी जो राज्य थे बेसिकली वो ज्यादा से ज्यादा जमीन अपनाना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। और इसी क्रम में इन जनपदों का विस्तार होते 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 ये इतने बड़े हो गए कि इनको बेसिकली महाजनपद कहकर बुलाना शुरू कर दिया गया, राइट। मेरे ख्याल से आप लोगों को अब इस चीज का बिल्कुल क्लियर आइडिया हो चुका होगा कि एक्चुअली जो सबसे पहली चीज होती है कि इन्हें महाजनपद ही क्यों कहा जाया करता था। जैसे मैंने बताया कि दिल्ली के आसपास और उसके अलावा जो गंगाटिक दोआब है वहां के आसपास इन लोगों ने जो है अपर गंगाटिक दोआब में अपने सेटलमेंट्स बसाए, राइट। उसके अलावा ये लोग अवध रीजन में अपनी बस्तियां बसाते हैं और आखिरकार बिहार में एंटर कर जाते हैं, करेक्ट। जो 16 महाजनपदों की पूरी कहानी है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ईस्टवर्ड और साउथवर्ड जो मूवमेंट हुआ आर्यंस का, उसमें इन लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग दिया है फायर ने और आयरन ने। और इनकी मदद से ये लोग जंगलों को काट पाने में कामयाब हुए, इनकी मदद से लोग रास्ता बनाने में कामयाब हो पाए, इनकी मदद से लोग जंगली जानवरों को भगाने में या मार देने में कामयाब हो पाए। ये सारे पॉइंट कहां से ले गए? शतपथ ब्राह्मण से, क्योंकि उसमें इन सब चीजों का बहुत डिटेल में जिक्र किया गया है, राइट। इकोनॉमी के बारे में मैंने बता दिया था, लेटर वैदिक इकोनॉमी जो है हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी। और अब लैंड को प्रॉपर्टी के तौर पर काउंट किया जाता था, जो ऋग्वैदिक कालीन समय में नहीं हुआ करता था। ऋग्वैदिक कालीन समय में बेसिकली ऋग्वैदिक काल में प्रॉपर्टी क्या हुआ करते थे? जानवर, पशु हुआ करते, स्पेशली गाय हुआ करते थे, राइट। अब इन महाजनपदों के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ये तो इनके पीछे का बैकग्राउंड हुआ कि आखिरकार महाजनपद किस तरीके से
बसने शुरू हुए और इन्हें महाजनपद क्यों कहा गया। इस इंट्रोडक्शन को हम लोग कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस बैकग्राउंड को जो मैंने अभी भी डिस्कस किया अपने पुराने चैप्टर्स में। अब बात करते हैं जानकारी की। जैसा कि मैंने आप लोगों से कई बार बताया है कि इतिहास जिसमें हम खुद मौजूद नहीं है, हम उस इतिहास को कभी नहीं जान सकते, राइट, श्योरिटी के साथ कभी नहीं कह सकते। हम लोग सिर्फ अंदाजा लगाते हैं, अपने सोर्सेस पर निर्भर करते हैं। वी जस्ट ट्राई टू रिक्रिएट द हिस्ट्री। हम लोग उस समय के इतिहास को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने ये कैसे जाना कि ये महाजनपद हुआ करते थे, इतने ही महाजनपद हुआ करते थे, कहीं और जाकर क्यों ना खुदाई कर ली जाए, क्या पता एक आध नया महाजनपद और मिल जाए। तो इसके लिए या किसी भी तरह के इतिहास को बनाने के लिए हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग सोर्सेस पर निर्भर करते हैं, स्रोत जो होते हैं। और इन स्रोतों में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है बेसिकली लिटरेरी सोर्सेज का, यानी कि साहित्यिक स्रोत। जो लिटरेचर लिखा हुआ है और उसमें जो बातें लिखी हुई है उसके आधार पर हम लोग उस समय के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह का लिटरेचर जो महाजनपदों के समय का है वो हमें प्राप्त हुआ। हमने उस लिटरेचर को पढ़ा और उससे हमें अंदाजा लगा कि कुल मिलाकर 16 महाजनपदों का एक समय था, एक दौर था, राइट। अब वो लिटरेचर कौन कौन सा है? अगर मैं बात करता हूं बुद्धिस्ट टेक्स्ट की, यानी कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो लिखे गए ग्रंथ हैं, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उसमें किताब थी बेसिकली अंगुत्रा निकाय। अंगुत्रा निकाय में इन 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। बिल्कुल उसी तरीके से जो जैना टेक्स्ट था, यानी जैन धर्म के जो ग्रंथ हुआ करते थे, उसमें एक किताब है जिसका नाम है भगवती सूत्र। इन दोनों ही किताबों में 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि इन 16 महाजनपदों का नाम इन दोनों ही किताबों में अलग अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, ठीक है, वो ये कि नंबर बिल्कुल कॉमन है। 16 ही महाजनपदों का जिक्र अंगुत्रा निकाय में किया गया है जो बौद्ध धर्म के स्रोत हैं, और 16 ही महाजनपदों का जिक्र जो है वो भगवती सूत्र में किया गया है जो जैन धर्म के स्रोत है। यानी कि ये चीज बिल्कुल कंफर्म है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे उस समय पर। ये 16 महाजनपद आप देख सकते हो, ठीक है, शौरसेन, मत्स्य, वत्स्य, ठीक है, मगध, अंग, ये तमाम, जैसे कि यहां पर आपको ज्यादा क्लियर दिखाई दे जाते हैं। काम्बोज, गांधार, कुरु, शौरसेन यानी कि जो मथुरा है, मत्स्य हुआ, अवंती हुआ, चैत्या हुआ या जिसे छेदी भी बोला जाया करता था, वत्स हुआ, असाका हुआ, मगध हुआ, अंग हुआ, वज्जी हुआ, और काशी हुआ, मल्ल हुआ, कौशल हुआ और पांचाल हुआ। ये सभी 16 महाजनपद हैं जिनके बारे में उन किताबों में जिक्र किया गया है। ये अलग अलग महाजनपद हुआ करते थे उस समय के, एक तरीके से सब लोग पड़ोसी हुआ करते थे, ठीक है। राज्यों के हिसाब से तो इतनी दूरी तक पड़ोस फैल सकता है ना, और इन पड़ोसियों के साथ वही समस्या थी जो आज के समय पे कॉमन पड़ोसियों में हुआ करती है। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना, एक दूसरे से चिढ़ना, इसकी शर्ट मेरी शर्ट से ज्यादा सफेद क्यों है, इसका घर मेरे घर से ज्यादा बड़ा क्यों है, इसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से ज्यादा महंगी क्यों है, ठीक है, इसका बच्चा अमेरिका चला गया और मेरा यहीं रह गया, ठीक है। ये जो एक प्रतिस्पर्धा है, ये जो एक चिढ़ है, ये जो एक जलन है, ठीक है, ये उस समय भी हुआ करती थी, राइट। और इसी वजह से ये सारे महाजनपद आपस में किसी न किसी बात पर लड़ते रहा करते थे, और आखिरकार इनकी इस जंग में मगध जो है बेसिकली महाजनपदों के काल में सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया महाजनपदों का जो क्षेत्र हुआ करता था, जो एक्सटेंट हुआ करता था, वो पूरे के पूरे नॉर्थ वेस्ट बिहार से लेकर और आपका मूल रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था, राइट। आयरन वेपन्स का इस समय पर इस्तेमाल हुआ करता था। अच्छा, मैंने आपको एक चीज इसमें आपको और क्लियर कर दूं, जैसा कि शतपथ ब्राह्मण में भी बताया गया कि आर्यों का सपोर्ट किया इन आयरन वेपन्स ने, लोहे के हथियारों ने और आग ने, जब उन लोगों ने पंजाब से नीचे की तरफ चलना शुरू किया। दूसरी एक जरूरी चीज यह है कि आयरन का वर्ल्ड वाइड, वैश्विक स्तर पर 1300 बीसी में प्रयोग प्रारंभ हो चुका था, और अभी हम कब की बात कर रहे हैं, लगभग 600 बीसी के आसपास की बात कर रहे हैं। यानी इस समय पर आयरन का प्रयोग होना शुरू हो चुका था व्यापक तौर पर, और ना केवल वेपन बल्कि टूल्स भी बनाए जाया करते थे। टूल्स यानी कि एग्रीकल्चरल टूल्स भी इस चीज के बनाए जाया करते थे, राइट। और अब अगर
खेती की मैं बात करूं, जो उस समय हमारी इकोनॉमी का आधार था, वो कहीं ज्यादा बेहतर हो पा रही थी आयरन टूल्स की वजह से। जिन लोगों के पास लोहे की प्रचुरता में उपलब्धता थी, वो लोग कहीं ज्यादा अच्छी खेती कर पा रहे थे, क्योंकि वो लोहे के बने हुए ज्यादा बेहतर टूल्स इस्तेमाल कर रहे थे। सिमिलरली, जिन राज्यों के पास लोहे की प्रचुरता थी, वो लोग लोहे के ही बने हुए हथियारों का प्रयोग करते थे, अपनी सेनाओं को लोहे के हथियार दिया करते थे। इस वजह से वो लोग किसी दूसरी सेना के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर साबित होते चले जा रहे थे, राइट। तो एग्रीकल्चरल टूल्स और वेपन्स, इन दोनों में ही आयरन का प्रयोग बहुत ज्यादा शुरू हो चुका था। जैसा मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, अधिशेष जो बोया जाया करता था खेती में, उससे जो वेल्थ आया करती थी और उससे जो टैक्स कलेक्ट हुआ करता था, उसकी वजह से हम लोग उस समय के जो महाजनपद हुआ करते थे, उस समय के जो शासक हुआ करते थे, वो लोग कहीं ज्यादा बेहतर हथियार इस्तेमाल कर रहे थे, कहीं ज्यादा बेहतर हथियार मुहैया करा रहे थे अपनी मिलिट्री को, उनकी अपनी सेनाओं को ज्यादा ताकतवर बना रहे थे, ठीक है। और इस वजह से कहीं ज्यादा बड़ी जमीन पर कब्जा कर पाने में सक्षम होते चले जा रहे थे, करेक्ट। अब जो है लोग अपनी लैंड के प्रति अपनी निष्ठा रखने लगे थे, ठीक है। जैसे कि पहले ट्राइब के प्रति उनकी निष्ठा हुआ करती थी, लेकिन अब लोगों की जो निष्ठा हुआ करती थी, वो अपने राज्य के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, जो भी उस अपने पर्टिकुलर टेरिटोरियल एक्सटेंट को बोला करते थे, उसके प्रति लोगों की निष्ठा होने लगी थी। दूसरी चीज, जो लड़ाई हुआ करती थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हो गया राज्य ए और ये हो गया राज्य बी, इन्हें ज्यादा मजबूत इकोनॉमी चाहिए तो इन्होंने अपना विस्तार किया, इन्हें भी ज्यादा मजबूत इकोनॉमी चाहिए, इन्होंने भी अपना विस्तार किया। अब ये और विस्तार करने जैसे ही पहुंचे यहां, और ये भी और विस्तार करना चाह रहे हैं यहां, ये जो है पॉइंट ऑफ क्लैश बन जाता था इन लोगों के लिए। नेबरिंग एरियाज की कीमत पर भी ये लोग अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। ज्यादातर राज्य विस्तारवादी नीति को अपना रहे थे, क्योंकि उससे उन्हें पता था, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है, कि ज्यादा जमीन होगी तो ज्यादा सरप्लस बो पाएंगे, और इस सरप्लस की मदद से वो लोग ज्यादा वेल्थ कमा पाएंगे, ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे, उसकी वजह से ज्यादा सेना मेंटेन कर पाएंगे, ज्यादा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे, ज्यादा अच्छी इकोनॉमी रख पाएंगे, ज्यादा युद्ध लड़ पाएंगे, ज्यादा जमीन को कब्जा कर पाएंगे, राइट। तो सारा टारगेट जो हुआ करता था बेसिकली, वो विस्तारवादी नीति के ऊपर ही हुआ करता था, और बाकी सारी बातें उसके बाद की थी, राइट। तो यहां पर जो है पॉइंट ऑफ क्लैश था, और इसी वजह से उत्तर वैदिक काल में भी बेसिकली युद्धों की संख्या बढ़ गई थी, जिस वजह से क्या हुआ कि क्षत्रिय क्लास जो हुआ करती थी, उनकी इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। लोगों की निष्ठा अब अपने जनपदों के प्रति हुआ करती थी, ना कि अपनी ट्राइब के प्रति, जैसा कि पहले हुआ करता था। जैसे मैंने आपसे कहा कि बुद्ध के काल में बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार कुल मिलाकर 16 महाजनपद हुआ करते थे। अब बात करते हैं इनके एक्सटेंट की, इनके भौगोलिक वितरण की, कि कहां से लेकर कहां तक बेसिकली ये 16 महाजनपद फैले हुए थे पूरे हिंदुस्तान भर में। तो अधिकतर हम देखते हैं कि अधिकतर महाजनपद विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थित थे। विंध्याचल पर्वत, जिसको ये माना जाता है कि भारत को दो बराबर हिस्सों में लगभग ये बांटता है, उत्तर और दक्षिणी हिस्से में, लगभग बीचों बीच है भारतवर्ष के। तो अधिकतर महाजनपद विंध्याचल पर्वत के उत्तर में हुआ करते थे। दूसरी तरफ देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से लेके और बिहार तक सभी जगहों पर ये 16 महाजनपद फैले हुए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये है लगभग हमारा विंध्याचल पर्वत, और इसमें ये अधिकतर महाजनपद हैं जो इसके उत्तर में है, राइट। वहीं पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, यहां से लेके और यहां तक बिहार तक, ज्यादातर पूरे इलाके में ये 16 महाजनपद हुआ करते थे। इन महाजनपदों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। शुरुआत करते हैं अंग से, अंग राष्ट्र से, जिसके लिए महाभारत की कहानी में कहा भी गया अंगराज कर्ण। ये वही अंग प्रदेश है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि दुर्योधन ने कर्ण को अपनी मित्रता के रूप में ये उपहार में दिया था, और इसको यहाँ का राजा बनाया था, और उसको सूत पुत्र से फिर क्षत्रिय बनाया था, राइट। ऑल्दो कर्ण के बारे में कहा जाता है कि वो सूर्य पुत्र थे, वो ऑलरेडी क्षत्रिय थे, लेकिन उनको सूत ने, जो रथ चालक हुआ करते थे बेसिकली, उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था। इस बारे में मैंने आपको लिटर वैदिक काल में और ऋग वैदिक काल का जो लिटरेचर है, उस समय की जो पॉलिटी हुआ करती थी, उन सब उस समय पर बताया भी था
कि रथ चालक को सूत कहकर बुलाया जाता था। तो क्योंकि जो धृतराष्ट्र के सारथी हुआ करते थे उन्होंने कर्ण को पाल पोस कर बड़ा किया था, सारथी हुए तो वो सूत हुए, और कर्ण को इसी वजह से सूत पुत्र कहलाया कहा गया। लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को अंग राष्ट्र का राजा बना दिया था और उनको वहां का राजा बनाने के बाद क्षत्रिय बना दिया था, राइट। तो ये वही अंग प्रदेश है सबसे पूर्वी हिस्से में, सबसे पूर्वी हिस्सा यानी कि यहां जिस पूरे इलाके में ये महाजनपद फैले हुए थे, इसके सबसे पूर्वी हिस्से में जो राज्य हुआ करता था बेसिकली वो अंग प्रदेश हुआ करता था, करेक्ट। और आधुनिक युग में अगर मैं बात करूं तो मुंगेर और भागलपुर का जो हिस्सा है ये मिलकर अंग प्रदेश को बनाते हैं। इसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा, और हम यहां पर देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 6th सेंचुरी बीसी में यहां पर आबादी हुआ करती थी, लोग यहां पर रहा करते थे। बाद में समय के साथ अंग का जो मगध में विलय हो जाता है। मगध आधुनिक समय के पटना, गया और शाहबाद के कुछ हिस्सों से मिलकर बना हुआ राष्ट्र है। उस समय का जो मगध हुआ करता था, उस समय का मगध आधुनिक पटना, गया और शाहबाद के कुछ हिस्सों से मिलकर बना हुआ था। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं वज्जी की, इसकी राजधानी हुआ करती थी वैशाली, राइट। ये हुआ आपका वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं काशी की, ठीक है, तो काशी हुआ बेसिकली यहां पर, राइट। तो काशी शुरुआत में सबसे अधिक ताकतवर राष्ट्र हुआ करता था, सबसे अधिक ताकतवर महाजनपद हुआ करता था, लेकिन बाद में ये लोग सरेंडर कर देते हैं कौशल राष्ट्र के सामने। तो इनकी शक्ति जो है कौशल राष्ट्र के सामने कमजोर पड़ जाती है। अगर मैं कौशल राष्ट्र की बात करता हूं तो कौशल कहां पर मौजूद है, कौशल राष्ट्र यहां पर मौजूद है बेसिकली, राइट। तो अगर मैं कौशल राष्ट्र की बात करता हूं तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। इसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। आधुनिक युग में अगर मैं देखता हूं तो इसकी पहचान सेहत महत के रूप में होती है, जो गोंडा और बहराइच के बॉर्डर पर मौजूद है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, करेक्ट। वहां की एक्सकेवेशन से, वहां की खुदाइयों से हमें पता चलता है कि सेहत महत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कोई बहुत बड़ी बस्तियां नहीं हुआ करती थी, बहुत अधिक लोग नहीं रहा करते थे। हाँ, ये जरूर पता चला है कि वहां पर एक मड फोर्ट हुआ करता था, जो कच्ची मिट्टी की ईंटों का बना हुआ किला हुआ करता था, वो वहां पर पाया जाता है। कौशल में एक और इंपॉर्टेंट नगर हुआ करता था, अयोध्या, जिसको हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, एक अभिन्न अंग है रामायण का, ठीक है, भगवान श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है। तो वो कौशल राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा कपिलवस्तु के शाक्य हुआ करते थे, जो ट्राइबल रिपब्लिक हुआ करती थी, ये भी कौशल राज्य का हिस्सा थी, ठीक है। और जो कपिल वस्तु थी उसको पिपरवा के रूप में देखते हैं आज के समय में, ठीक है। आधुनिक युग के जो पिपरवा है, ऐसा माना जाता है वो कपिल वस्तु राज्य की राजधानी हुआ करती थी बस्ती डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ की जो आबादी है बेसिकली नहीं माना जाता कि 500 बीसी से पुरानी है, 500 ईसा पूर्व से पहले यहाँ पर कुछ खास बसावट हुआ करती थी। इस तरह के प्रमाण हम लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। लुम्बिनी बेसिकली पिपरवा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, नेपाल में पड़ता है, राइट। ये भी एक कैपिटल हुआ करती थी शाक्यों की। और इस लुम्बिनी को बेसिकली गौतम बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। भगवान गौतम बुद्ध, जिनको विष्णु का नवा अवतार कहा गया है, उनका जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है। कौशल के पड़ोस में मल्लाज हुआ करते थे, एक और रिपब्लिक हुआ करती थी, राइट। और इनकी जो टेरिटरी थी, इसका बॉर्डर वज्जी स्टेट से टच किया करता था। वज्जी भी अपने आप में एक महाजनपद हुआ करता था, राइट। और वन ऑफ द कैपिटल ऑफ द मल्लाज ले एट कुशीनारा वही स्थान है जहां पर भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी देह त्याग दी थी, ठीक है। कुशीनारा को अगर मैं आधुनिक युग में देखता हूं तो कासिया, जो देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है, उससे मेल खाता है, ठीक है। उस समय का कुशीनारा आज का कासिया है। अगर मैं फर्दर वेस्ट की बात करूं तो वहां पर वत्स कैपिटल हुआ करती थी, वत्स राज्य हुआ करता था, वत्स महाजनपद हुआ करता था, यमुना नदी के तट पर बसा हुआ करता था, और इसकी राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी, ठीक है, प्रयागराज के पास, जो अब से कुछ समय पहले तक इलाहाबाद के नाम से जाना जाया करता था, उसका आधुनिक नाम है प्रयागराज, ठीक है। इसके पास है कौशाम्बी, जो राजधानी हुआ करती थी वत्स राज्य की, ठीक है। वत्स कुरु हुआ करते थे बेसिकली, राइट, जो हस्तिनापुर से मूव कर बस गए थे कौशाम्बी में, राइट।
और कौशाम्बी जो है बेसिकली गंगा और यमुना के तट पर मौजूद था, वो गंगा और यमुना के संगम पर हुआ करता था। ये था बेसिकली वत्स राज्य। अब हम लोग बात करते हैं अच्छा, वत्स राज्य में ही हम लोगों को 5th सेंचुरी बीसी के यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मिट्टी के फोर्टिफिकेशंस, मिट्टी के किले देखने को मिलते हैं। और जो कुरु और पांचाल हुआ करते थे उनके बारे में भी हम लोगों को सुनने में आता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन लोगों का अस्तित्व अब भी था, लेकिन अब इनका प्रभुत्व वैसा नहीं बचा था जैसा कि लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल में इन लोगों का वर्चस्व हुआ करता था। अब इनके अंदर वो बात नहीं बची थी। अब मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो वहां पर एक बहुत मजबूत राष्ट्र हुआ करता था, अवंती। इसकी 2 राजधानी हुआ करती थी, उत्तरी राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी राजधानी हुआ करती थी माहिष्मती। राइट, माहिष्मती का नाम आप लोगों ने सुना होगा बाहुबली फिल्म में। ठीक है, एक्चुअली बाहुबली का पूरा कंसेप्ट ही 16 महाजनपदों से उठाया गया है। अगर आप लोगों को याद हो तो उस फिल्म में एक अदाकारा हैं तमन्ना भाटिया, उनका नाम अवंतिका ही था, वो यहीं से प्रेरित है। यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था महासेन। ठीक है, महासेना। और बाहुबली अपनी सेना को महासेना के नाम से ही पुकारा करता था। मगध के एक राजा थे अजात शत्रु, उन्होंने आविष्कार किया था पत्थर फेंकने वाली एक गुलेल का। उसका प्रयोग होते हुए देखा होगा आपने बाहुबली फिल्म में, जो कालकेय के विरुद्ध युद्ध होता है और उसमें बाहुबली जिन पत्थरों में बांधकर बड़े बड़े तेल में भीगे हुए पर्दे फेंकता है। अच्छा, उसी में आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, भल्लाल देव का रथ जिसमें तलवारें लगी हुई थी। बिल्कुल उसी तरह के रथ का आविष्कार भी मगध के शासक अजात शत्रु ने किया था। रथ मूसल के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। तो तमाम किरदार ऐसे हैं बाहुबली फिल्म में जो हमारे इन 16 महाजनपदों से ही प्रेरित हैं। राइट, अगर मैंने अभी आप लोगों से कहा कि अवंती एक बहुत मजबूत राष्ट्र हुआ करता था, उसके मजबूत होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यहां पर भी लोहे का अयस्क जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। ठीक है, लोहा प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाया जाता था, जिसकी वजह से, और ये लोग इस कला को प्रयोग करना जानते थे। ये लोग लोहे को निकालना जानते थे, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करना जानते थे और उससे तमाम तरह के उपकरण और तमाम हथियार बनाना जानते थे। तो लोहा इतनी प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाया जाता था, उसी वजह से अवंती राज्य उसके बहुत अच्छी और उम्दा क्वालिटी के हथियार बनाया करता था और उनकी सेना वाकई में काफी मजबूत थी। बहुत लंबे समय तक युद्ध चला अवंती और मगध राष्ट्र में। उसके बावजूद बहुत लंबा समय, इनफैक्ट शिशुनागाज ने आकर समाप्त किया उस युद्ध को। अदरवाइज बिंबिसार जो बेहद प्रभावशाली राजाओं में से एक रहे मगध के, उन्होंने आखिरकार कॉम्प्रोमाइज कर लिया था अवंती के साथ। राइट, तो अवंती को हरा पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनके पास भी प्रचुर मात्रा में लोहा पाया जाता था, जिसके ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हथियार बनाना जानते थे और उन हथियारों के दम पर ये लोग युद्ध में बेहद अच्छा प्रदर्शन किया करते थे, बेहद अच्छा प्रदर्शन किया करते थे। राइट, लेकिन आखिरकार मगध जो है बेसिकली इन सारे राज्यों में सुप्रीमेसी की लड़ाई को जीतता है, वर्चस्व की लड़ाई को जीतता है। ये लड़ाई मुख्यतः तो मगध और अवंती के बीच की ही थी, और मगध और अवंती के बीच की इस लड़ाई को शिशुनागाज ने समाप्त किया। बिंबिसार ने कॉम्प्रोमाइज किया था अवंती के राजा महासेन के साथ। राइट, हाँ, बिंबिसार जो हुआ करते थे, ही वॉज मैन ऑफ हिज वर्ड्स, अपनी जुबान के आदमी थे। बेहद मुश्किल समय में जब अवंती के राजा को बीमारी हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, तो उन्होंने अपने राजवैद्य को भी वहां पर भेजा था उन्हें ठीक करने के लिए। उन्होंने इस चीज का फायदा उठाने की नहीं सोची कि अरे यहाँ का राजा इस समय बीमार है, लाओ इस समय, ये उचित समय में इन पर आक्रमण कर दूं। तो बिंबिसार एक बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ब्रेव किंग हुआ करते थे, बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे और दोस्तों के दोस्त थे। तो लेकिन आखिरकार जब हर्यंक डायनेस्टी समाप्त होती है, हर्यंक राजवंश समाप्त होता है, उसके बाद शिशुनागाज का शासन होता है। तो शिशुनागाज मगध और अवंती के बीच में चलने वाली शत्रुता को समाप्त कर पाते हैं और आखिरकार अवंती को मगध में मिला पाते हैं। तो आखिरकार मगध इन सभी 16 महाजनपदों में सबसे ताकतवर महाजनपद बनकर उभरा। राइट, अगर मैं इन 16 महाजनपदों को एक नजर में देखना चाहूं, एक नजर में पढ़ना चाहूं, तो उनकी एक ये टेबल हम लोगों ने प्रिपेयर की है। काशी महाजनपद की बात करते हैं, जिसकी राजधानी हुआ करती थी वाराणसी, और आधुनिक समय में बेसिकली जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है ये वहीं पर पाया जाता था। उसके बाद अगर मैं कौशल राज्य की बात करूं तो इसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। आधुनिक समय में हम इसे सहत महत से संबंधित देख सकते हैं। राइट, अंग प्रदेश की बात करता हूं, जो सबसे पूर्वी
महाजनपद हुआ करता था, इसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा। भागलपुर और मुंगेर से मिलकर बना हुआ था, जो आधुनिक भागलपुर और मुंगेर है वो अंग राज्य हुआ करते थे। अगर मैं मगध की बात करता हूं तो पटना और गया और थोड़ा हिस्सा शाहबाद का भी था। आधुनिक युग के हिसाब से इसकी राजधानी हुआ करती थी गिरिव्रज या राजगीर, बाद में इसकी राजधानी हुई पाटलिपुत्र। करेक्ट। वज्जी राज्य की अगर बात की जाए तो नॉर्थ बिहार में यह हुआ करता था, वैशाली इसकी राजधानी थी। और अगर मैं मल्ल राज्य की बात करता हूं तो इसकी राजधानी हुआ करती थी कुशीनारा। ठीक है, आज के समय में वज्जी स्टेट को हम देखें तो देवरिया गोरखपुर रीजन जो है वहां के क्षेत्र को कभी किसी जमाने में मल्ल राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। छेदी की बात करें, सोथिवती इसकी राजधानी थी। जो आधुनिक बुंदेलखंड का जो रीजन है बेसिकली, आधुनिक बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है झांसी के आसपास वाला, उसको हम लोग छेदी राष्ट्र के नाम से जानते थे। उसके अलावा वत्स आए प्रयागराज के आसपास आधुनिक युग में, कौशाम्बी इनकी राजधानी हुआ करती थी। जो कुरु थे ये थानेश्वर यानी कि गुड़गांव और दिल्ली के और मेरठ के आसपास का ये रीजन हुआ करता था कुरुस का। इनकी राजधानी हस्तिनापुर थी और इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का ही पुराना नाम है। पांचाल की अगर मैं बात करता हूं तो रोहेलखंड का जो क्षेत्र है, रोहेलखंड हो गया आपका बरेली वाला जो क्षेत्र है बेसिकली, सेंट्रल दोआब। आधुनिक युग में जो बरेली का क्षेत्र है दैट इज नोन एज रोहेलखंड, वो कभी पांचाल राष्ट्र हुआ करता था और पांचाल कैंपलिया इनकी राजधानी हुआ करती थी। मत्स्य राष्ट्र की बात करी जाए तो आज के समय का जयपुर, भरतपुर और अलवर का जो क्षेत्र है ये किसी जमाने का मत्स्य राज्य हुआ करता था। विराटनगर इनकी राजधानी थी। ये वही विराटनगर है जहां पर कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के बाद का जो अज्ञातवास का 1 साल था वो विराटनगर में ही काटा था। विराट ही वो जगह थी जहां पर ये पांडव भेष बदल कर रहे थे 1 साल के लिए। राइट। अगर मैं शौरसेन की बात करता हूं जो मथुरा वाला रीजन है, इसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। राइट। और उसके अलावा अस्माका की अगर बात करी जाए या असाका की बात करी जाए जो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में पाया जाता है। राइट। तो पैठन इन महाराष्ट्र उसके आसपास का क्षेत्र, इसकी राजधानी हुआ करती थी प्रतिष्ठान। अवंती की अगर मैं बात करता हूं तो अवंती के बारे में मैंने बताया सबसे मजबूत राज्यों में से एक, क्योंकि इनके पास भी लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। इसकी 2 राजधानी थी, नॉर्थ अवंती के लिए उज्जैन और साउथ अवंती के लिए माहिष्मती। गांधार राज्य की अगर बात करी जाए तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर है, तक्षशिला इसकी राजधानी हुआ करती थी। काबुल और रावलपिंडी के जो बीच का क्षेत्र है बेसिकली वो गांधार राष्ट्र कहलाता था, गांधार महाजनपद हुआ करता था। और अगर हम लोग बात करते हैं काम्बोज की, राजपुर इसकी राजधानी हुई। और कश्मीर और हाजरा का जो क्षेत्र है हिंदू कुश पर्वत के रीजन वाला बेसिकली, उसको माना जाता है कि ये काम्बोज महाजनपद हुआ करता था गांधार राष्ट्र के बहुत नजदीक। तो इन 5 स्लाइड्स में इन 16 महाजनपदों को एक साथ समेटने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये क्लास वाकई में लाभदायक रहेगी, स्पेशली अगर मैं इन 5 स्लाइड्स की बात करूं तो। साथ ही रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियोस, हमारी क्लासेस पसंद आती हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। साथ ही आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे लिंक्डइन पेज पर भी। फिर से मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के बिल्कुल भी ड्राइव ना करें। ठीक है, ड्राइव करने के लिए बिल्कुल जरूरी है कि आपके पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें। 4 व्हीलर अगर चलाते हैं या 4 व्हीलर में बैठते हैं तो आप सीट बेल्ट का प्रयोग करें, भले ही आगे बैठते हैं भले ही पीछे बैठते हैं। ठीक है, आप इस देश का भविष्य हैं, आप इस दुनिया का भविष्य हैं और पानी भी इसी दुनिया का भविष्य है। राइट। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सभी लोग जल बचाएं और दूसरे लोगों को प्रेरित करें जल बचाने के लिए। थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।